Chalo, good morning everyone. Before moving to next part, I will just discuss the doubts. केजल के डाउट्स थे कुछ. ओके, वहां पे उसने पूछा था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्या, तो तुम जरूर कर सकते हो वहां पे सब्स्टिट्यूशन से. ओके, कैसे देखो, एक मिनट. हाँ, ओके. सो पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज इन जीपी. P plus qth term, मतलब TP plus Q is given to you M, and P minus qth term is given to you, that is N, and they have asked us to calculate pth term, and options are Mn. I guess this question we have seen in the class, I guess. And D is N square. Yes. So in this case, what should I do? Yes, can anyone tell me what should I do? फॉर्मूला लगाएंगे क्या यहाँ पे, वो झंझट करेंगे क्या यहाँ पे? Can anyone tell me what should I do here? Yes. P and Q की वैल्यू सीधा सीधा अज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जीपी है, ओके. P and Q की वैल्यू सीधा सीधा अज्यूम करो. So let's say P is equal to 4 and Q is equal to let's say 3, or else I would take it as 1, जो भी सही लगे. तो T6 क्या हो जाएगा फिर? M, and T4 क्या हो जाएगा फिर? N. T6 would be M and T4 should be N. T6 is what? What is the formula for T? What is the Tn for GP? AR raised to n minus 1. So T6 क्या हो जाएगा? AR raised to 6 minus 1, which is your M. Okay. Or T4 is what? AR raised to 4 minus 1, that is N. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? R raised to 5 is equal to M and R raised to 3 is equal to N. तो डिवाइड करेंगे अपन इसको, दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर डिवाइड करने के बाद? इससे भी इजी, आसान, इससे भी इजी तरीका है. ये तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे भी थोड़ा आसान तरीका बताती हूँ. देखो, जीपी अज्यूम करते हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई पता है? मैं जो तरीका बोल रही थी अभी, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी? अननोन बहुत सारे थे. M का वैल्यू पता नहीं था, N का वैल्यू पता नहीं था, बहुत सारे अननोन्स थे, है ना. अब क्या करेंगे अपन? अब अपन जीपी अज्यूम करते हैं, तो अननोन का नंबर कम हो जाएगा. तो जीपी तो अपना फेवरेट जीपी है ही, कौन सा? 2 वाला. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 एंड सो ऑन, है ना. अब अपन P को लेते हैं 5 एंड Q को लेते हैं 1. ओके, अब कितना आएगा? T6, सॉरी T7, 1 लेना है क्या? 1 लेते हैं, चलो. T6 P plus Q है ना यहाँ पे, 5 plus 1 M. T6 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64. तो M कितना मिल गया अपन को? 64 मिल गया. P minus Q, it is 5 minus 1. N कितना है अपने पास? T4 कितना है? 1, 2, 3, 4, 16. मतलब हमें N मिल गया. डाउट टू एनीवन? यस, कुछ डाउट है किसी को? हमें TP फाइंड आउट करना है, मतलब हमें T5 फाइंड आउट करना है. ओके, T5 क्या है फिर? 1, 2, 3, 4, 5, 32. तो ऑप्शंस में देखो कहीं पे 32 मिलता है क्या हमें? चेक इट आउट इन द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन क्या है? M into N. वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज Mn. क्या आया ये? 64 into 16. ये तो किसी भी एंगल से 32 नहीं आ रहा है. बी ऑप्शन, रूट Mn, under root of 64 and 16. How much is this? 8 into 2. 1 minute. 8 into 4. 32. Done. B option is the answer. Understood? Understood? Are you there? Kejal. So we can assume the values. That was your question, huh? Can we assume the values? Yes, you can assume the values. Next. No. Answer won't vary. You can try for 3 ka GP. You can try for 3 ka GP at home. You can check it out.
तुम्हें ये जीपी ट्राई करना है तो ये जीपी देखो, थोड़ा वो बड़ा हो जाता है जीपी, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ 3 का जीपी। 2 का जीपी कैसे होता है, छोटा पड़ता है तो वो आसान हो जाता है। 3 का जीपी चेक करके देखो, मतलब दूसरा जीपी चेक करके देखो कितना आया ये 96 एंड सो ऑन। ये जीपी चेक करके देखो, वेरीफाई करके देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके नेक्स्ट, उसका और एक डाउट था, क्या है ये, pth term of GP is x. Question number 10. Pth term of GP is x. Qth term of GP is y. Find nth term. Okay, ये उन्होंने बोला है। तो और ऑप्शंस थोड़े अजीब दिए हुए उन्होंने, x raised to n minus q upon y raised to n minus p. B option is given to you. X raised to n minus q upon y raised to n minus p raised to p minus q. C option is 1. D option is x raised to n minus q y raised to n minus p whole thing raised to 1 upon p minus q. Okay, these are the questions. Okay, अब देखते हैं आगे, फिर थोड़ा सा वैल्यूज अज्यूम करके देखते हैं। TP is equal to x, TQ is equal to y and TN is what? So P का वैल्यू अभी फिर से GP अज्यूम करेंगे, सेम वाला GP 2 4 8 16 32 64 128 256 512 and 1024। ओके, तो TP P मान के चलो अपने पास है 4, Q मान के चलो अपने पास है 6, या फिर P है 3 एंड Q है 5। ओके, 3 क्या है थर्ड टर्म 8, TQ क्या है थर्ड टर्म, सॉरी फिफ्थ टर्म 32। ओके, T3 TQ। So what should I do now? अरे अपने टाइमिंग्स रेगुलर अभी यही रहेगा उमेर। अरे कभी कभी लेट हुआ तो 7:45 होगा। जनरली आइडियल टाइमिंग इज 7:30, यू बी प्रिपेयर एट 7:30। ठीक है, तो उस दिन कल के क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हुआ था, इसलिए मैंने 7:45 का बोला था। टाइमिंग ऐसे आइडियली 7:30 ही है। ठीक है, तो तुम लोग 7:30 को प्रिपेयर रहो, ऐसा मेरा कहना है। ओके, सो T3 is 8, T5 is 32। ओके, चलो तो ये डाउट्स वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं अपन, नया कुछ नहीं लिया है हम लोगों ने। ओके, सो Tn फाइंड आउट करना है, n का कुछ वैल्यू लेते हैं अपन, लेट्स से n, लेट्स टेक इट एज 8। So Tn, that is T8, should be equal to what? 1 2 3 4 5 6 7 8 256। Okay, 256। So let's move to next part now. A option। चलो, so 256 आता है क्या, हमें देखना है A ऑप्शन में। A ऑप्शन, चलो वैल्यूज क्या क्या मिले पहले वो तो देखते हैं। P इज इक्वल टू क्या है अपने पास 3, Q इज इक्वल टू अपने पास 5 है, N इज इक्वल टू 8 है, X इज इक्वल टू क्या मिला फिर 8 मिला, Y इज इक्वल टू क्या मिला 32 मिला, और हमें ये अभी आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। X raised to n minus Q, X is what? X is what? 8. N minus Q, N is what? 8 minus Q is what? 5 upon Y, Y is what? Y 32. N minus P, N is what? 8 minus P 3, कितना आया ये 8 raised to 3 upon 32 raised to 5। ओके, 8 raised to 3 upon 32 raised to 5। ये आ सकता है क्या यार 256? नहीं आएगा ना 256, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आएगा आंसर। This answer would come in terms of fraction. How can it be this thing? How can it be your 256? No. Next, B, X raised to n minus Q. X is what? 8. N minus Q, 8 minus 5. Y raised to
n minus p, y is what? 32. n minus p, 8 minus 3, raised to p minus q. P minus q is 3 minus 5. Okay, how much is this? 8 raised to 3, 32 raised to 5, raised to minus 2. अब minus 2 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे अपन. 32 raised to 5 upon 8 raised to 3 raised to 2. 32 raised to 5 is 32 into 32 into 32 into 32, 1, 2, 3, 4, 5 upon 8 into 8 into 8 इसका स्क्वायर. 8 1 जा 8 4 जा 8 1 जा 8 4 जा 8 1 जा 8 4 जा. कुछ लग रहा है क्या आएगा? तो नहीं लग रहा है. 32 का मल्टीप्लीकेशन ही बहुत बड़ा हो जाएगा ना. So, check it out. 32 into 32 का मल्टीप्लीकेशन ही बहुत बड़ा हो जाएगा. So obviously it is not going to come. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 1 तो नहीं आएगा. इसको चेक करके देखते हैं. डी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं. क्या है? x is what? 8. n is what? 8. q is what? 5 upon y is what? 32. n is what? 8. p is what? 3. Whole thing raised to 1 upon p minus q. 3 minus 5. 8 raised to 3. 32 raised to 5 raised to 1 upon minus 2. माइनस है तो रेसिप्रोकल करेंगे. माइनस दिखा पावर में कि रेसिप्रोकल करना है अपन को. 32 raised to 5, 8 raised to 3, whole thing raised to half. So how much is this? 32 into 32 into 32 into 32 into 32 upon 8 into 8 into 8. Half मतलब square root. 8 1 जा 8 4 जा 8 1 जा 8 4 जा 8 1 जा 8 4 जा. तो चलो सारे स्क्वायर रूट्स लेते हैं. 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 into 4 is इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा. और ये 32 कितना आया फिर? ये 256 आ रहा क्या? आ रहा है 256. So which option? It should be option D. So substitution will definitely work over here. KJ, getting? Okay, substitution is going to work over here. Any doubt in this now, Kejal? Any doubt? अब कुछ डाउट है क्या? ओके. चलो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं अपन को. हाँ, एक चीज याद रखो यार, कोई थ्योरी, जैसे मैंने कल भी बोला था, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए मतलब 70% क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेंगे तुम लोगों को एग्जाम में कि जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी तुम लोगों को मिलेंगे जहां पे लिटरली कोई लॉजिक नहीं है. मतलब अच्छा ओके, रुकना है केजल? क्यों लिखना है तुम्हें ये? लिखना है तुम्हें ये? ओके, फटाक से खत्म करो फिर बताओ मुझे जल्दी. हाँ, मैं बोल रही थी कुछ. हाँ, मैं ये बोल रही थी कि थ्योरी क्वेश्चंस जो है तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं. मॉड्यूल के ही आते हैं जनरली थ्योरी क्वेश्चन, बाहर के तो नहीं आते. और बाहर का आया तो भी लॉजिकल रहेगा, कुछ तो शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप्स रहेगा. तो मेरा कहना ये है कि तुम लोगों को काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस के लॉजिक मिल जाएंगे. मैं जितने पॉसिबल है, जितने हैं एक्चुअली लॉजिकल क्वेश्चंस, वो तो मैं बता दूंगी. वो तो जैसे मैंने कल बताया, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का रटना पड़ेगा. ओपन एंडेड क्लासेस का रटने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे कोई तो भी लॉजिक है. तो ऐसे कोई टॉपिक्स है, ऐसे कोई क्वेश्चंस है जिसके पीछे लॉजिक है. लेकिन ऐसे भी थ्योरी क्वेश्चंस दिखेंगे जिसके पीछे लिटरली कोई लॉजिक नहीं है, मतलब नॉनसेंस क्वेश्चन है. तो लेकिन वैसे क्वेश्चंस तुम लोगों को रटने पड़ेंगे. ओके, सो मॉड्यूल का स्टैटिस्टिक्स पार्ट अभी शुरू हुआ है. तो स्टैटिस्टिक के सारे पार्ट का सेट ए एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक,
इसमें से कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जिसके पीछे लॉजिक है वेल एंड गुड, जिसके पीछे लॉजिक नहीं है रटो, नॉनसेंस समझ के रटो, क्यों कुछ भी पूछ सकते हैं। 80% चांसेस है कि एग्जाम में नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट स्टिल 20% आई कांट गारंटी, क्योंकि हुआ है ऐसा पहले भी। ठीक है, सो जो भी थ्योरी टॉपिक्स है वो एक्सप्लेनेशंस तो मैं दे दूंगी, जितने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो तो अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कल अपन ने स्टार्ट किया था वो करना। ओके चलो जाए फिर आगे, अभी लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। चलो सो कल अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था एम सॉरी मीन मोड एंड मीडियन के बारे में। अब मीन हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, है ना। मीन हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, एम, जीएम, एचएम, ये तीन तरीके के मीन्स हमारे पास होते हैं। तो हमने क्या देखा था कल, मीन हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मीन हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। सो ये तीनों को भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, एंड तीनों की तीनों रिजिडली डिफाइंड है। रिजिडली डिफाइंड मतलब मैंने क्या बोला था, कोई डेटा दिया हुआ है तो कोई बोल रहा है कि भैया उसका मीन जो है वो 15 आएगा, और दूसरा बंदा बोल रहा है कि उसका मीन जो है वो 14 आएगा। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, मीन विल गिव यू यूनिक वैल्यू, इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट कैन नॉट वेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। नेक्स्ट, सो बेस्ड एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑल ऑब्जर्वेशंस। सो ये तीनों जो मीन के लिए अपन ने बोला था वो तीनों के लिए बोलेंगे। क्या क्या बोला था मीन के लिए अपन ने, कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, उसको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अपन ने उसको बोला था कि वो रिजिडली डिफाइंड है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। सेम थिंग्स आर अप्लाइड फॉर एम, जीएम एंड एचएम। ओके, उसमें से जीएम जो होता है वो डिफिकल्ट टू कंप्यूट होता है, लेकिन इट इज वेरी यूजफुल एंड एक्यूरेट। ओके, सो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो तुम लोगों को मिलेंगे इसमें अपने मॉड्यूल में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अभी लेस देन टाइप ओजेव। अभी लेस देन टाइप ओजेव में बेसिकली होता क्या है, प्लॉट कैसे होता है वो। मैंने सिमेट्रिक, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड के केस में क्या बोला था, एक्स एक्सिस पे तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और वाई एक्सिस पे तुम्हारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं, है ना। ये मैंने बोला था, एक्स एक्सिस पे तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और वाई एक्सिस पे तुम्हारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस होंगे और वाई एक्सिस पे तुम्हारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगे, लेस देन। वाई एक्सिस पे तुम्हारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज होंगे। ओके, एक्स एक्सिस पे होंगे ऑब्जर्वेशंस और वाई एक्सिस पे होंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज। फिर अपन ने देखा था कि अपन जब क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते थे, देन वी वर यूज्ड टू टेक व्हाट 3n/4 n/4, है ना। तो अभी क्या है ना, ये प्लॉट हमें हेल्प किसके लिए करता है, अगर तुम्हारे पास ग्राफ है, अगर तुम्हारे पास ग्राफ है लेस देन टाइप ओजिव का, ओके, ओजिव लेस देन टाइप ओजिव का तुम्हारे पास ग्राफ है, तुम यहाँ पे 3n/4 प्लॉट करो, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे 3n/4 प्लॉट करो, उसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे, यू विल गेट Q3, यू विल गेट Q3। n/10 ले लो यहाँ पे, उसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे, यू विल गेट D1। ओके, n/4 ले लो यहाँ पे, उसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे, यू विल गेट Q1। n बाय और एल्स आई वुड से 50 n/100 ले लो और उसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे, यू विल गेट P50। ये फायदा होता है लेस देन टाइप ओजिव का। मतलब तुम प्लॉट करते हो क्या, अपना ये कर्व प्लॉट करते हो, कैसे प्लॉट किया तुम लोगों ने कर्व, बाय टेकिंग व्हाट, लेस देन टाइप के ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्जर्वेशंस, है ना। मैंने कर्व प्लॉट किया, कर्व का फायदा क्या हुआ कि मुझे डायरेक्टली डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल के वैल्यूज मिल सकते हैं। ओके, अब क्या ऐसे मोर देन टाइप ओजिव भी होता है, यस। इसी तरीके से अभी वो मैंने शायद से मेंशन नहीं किया है नोट्स में, ओके, बस बता देती हूँ, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट मतलब इंटरसेक्शन तो भी पूछते हैं उसमें। ठीक है, अब
मोर देन टाइप ओजिव का डायग्राम कैसे होता है? मोर देन टाइप ओजिव का डायग्राम होता है इस तरीके से, मतलब ऐसे ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ मैं। मोर देन टाइप ओजिव का डायग्राम होता है, ये अपना हो गया लेस देन टाइप ओजिव, ऐसे आता है लेस देन टाइप ओजिव। मोर देन टाइप ओजिव इधर ऐसे आता है या फिर, मतलब वो डिपेंड करता है अभी, तो फिलहाल मैं तो ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज मोर देन टाइप ओजिव। तुमने अगर मोर देन टाइप के क्वेश्चंस देखे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन आगे आगे जाता है फ्रीक्वेंसी कम कम होती है ना, क्योंकि और जो पहला ऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। कल ही अपन ने क्वेश्चन किया था, देखो एक कल ही अपन ने क्वेश्चन किया था, देखो CF यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर कम होते गई और यहाँ पे सबसे कम है ना। तो मोर देन टाइप का ओजिव जो है काइंड ऑफ डिक्रीजिंग रहता है। ओके सो ये है मोर देन टाइप का ओजिव और ये है लेस देन टाइप ओजिव। ओके और दोनों का इंटरसेक्शन जो है दैट इज मीडियन। दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है? मीडियन होता है। रिमेंबर दिस थिंग। ओके ये है मोर देन टाइप ओजिव, ये है लेस देन टाइप ओजिव और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है? मीडियन। ओके अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे। नेक्स्ट, अब कुछ नोट दिए हुए है मैंने नोट्स में। पहला नोट क्या है? सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ये चीज मैंने तब बताई थी तुम लोगों को जब अपन मीन सीख रहे थे। ये चीज मैंने कब बताई थी तुम लोगों को? जब अपन मीन सीख रहे थे। क्या कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो एक डेटा लेती हूँ मैं एक एग्जांपल के लिए। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। चलो देखो एक डेटा लेते हैं 2 8 7 5 6। ओके कितना है फिर? 1 2 3 4 5, 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 5 कितना आ रहा है ये? दिस इज 12 and 2 14 and 14 28। I will make it 8। ओके कितना है फिर ये? 8 and 16, 16 into 18, 18 and 12, it's 30 by 5, so it's coming out to be 6। तो ये आया मीन। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, डेविएशंस मतलब पता है सबको, 2 minus 6 डेविएशन, 8 minus 6 डेविएशन, 7 minus 6 डेविएशन, 5 minus 6 डेविएशन, 8 minus 6 डेविएशन, 2 minus 6 minus 4, 8 minus 6 2, 7 minus 6 1, 5 minus 6 minus 1, 8 minus 6 2। सबको ऐड कर दो, क्या हुआ ये? 2 and 2 4 and minus 4 0। This is equal to 0। Okay, this is equal to what? 0। Done। Okay। And sum of deviations from median is minimum। वो मतलब क्या है ना, मिनिमम का मतलब क्या है बेसिकली? अगर तुम सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन फाइंड आउट करोगे, अगर तुम सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीडियन फाइंड आउट करोगे, अगर तुम सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मोड फाइंड आउट करोगे, तो तीनों में सबसे कम होता है मीडियन का डेविएशन। ओके लेकिन क्या है ना, उसको विथ मॉड्यूलस ऑपरेट करना पड़ता है। वो तुम लोगों को मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में समझ में आएगा। उसको विथ मॉड्यूलस ऑपरेट करना पड़ता है, अपन को मॉड डाल के ऑपरेट करना पड़ता है। ओके सो वहां पे तुम लोग को समझ में आ जाएगा सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज व्हाट? मिनिमम। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से। इज व्हाट? मिनिमम। Okay next point, weights are nothing but frequencies। बेसिकली वेट्स क्या होता है?
वेट्स को स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बोला जाता है इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स। ओके, इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स, जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ अभी मैं। तो तुम सिटी में हो, ओके, सिटी में कंप्यूटर का जो सेल है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू विलेजेस। ओके, सो यहाँ पे जो है कंप्यूटर का सेल ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, है ना। डिमांड, बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड, बिकॉज देर इज क्या बोलते हैं उसको, मोर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, है ना। देर इज मोर टेक्नोलॉजी यूसेज, बिकॉज ऑफ विच कंप्यूटर का जो है वो सेल यहाँ पे सिटी में ज्यादा है। तो ये सब क्या हो गया? इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर हो गए, किसके? कंप्यूटर के सेल के लिए। ओके, तो सेम सीन है, कुछ भी अलग कुछ नहीं है। देखो, जैसे कि मान के चलो, सपोज मेरे पास एक्स आई एंड एफ आई है 2 3 4 5। ओके, जो 2 है वो 5 बार आ रहा है, 3 जो है वो 10 बार आ रहा है, 2 एंड 4 ये ज्यादा बार आ रहा है। 3 जो है दैट इज अकरिंग 10 टाइम्स, दैट मीन्स व्हाट? इट्स इंपॉर्टेंस इज मोर, इट्स इंपॉर्टेंस इज व्हाट? मोर। Okay, 3 is occurring 10 times, that means its importance is more. Okay, so that is the way. next चलते हैं फिर अभी आगे। ये अपन ने देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ ऑब्जर्वेशंस हैव ऑपोजिट साइंस, है ना। ऑब्जर्वेशंस को सेम साइन होने चाहिए तभी जाके अपन ज्योमेट्रिक, ये फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इग्नोर दैट पार्ट, ओके, दैट इज नॉट नीडेड। So geometric mean is calculated only if observations have what? Opposite signs. Next, harmonic mean cannot be found if one observation is zero. क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि हार्मोनिक मीन में अपन ये कंसिडर करते हैं ना, 1/x1 1/x2 टिल, तो ये 0 लेते हैं। अगर ये 0 आया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। तो हार्मोनिक मीन में कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 होना सही बात नहीं है। ओके, कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 होना सही बात नहीं है। फॉर मीडियन डेटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। में बहुत स्टार्टिंग से ये बोलते जा रही हूँ, अगर मीडियन की बात हो रही है तो तुम्हारा डेटा जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज हो सकता है। ओके, लेकिन अगर तुम पार्टीशन वैल्यूज की बात कर रहे हो तो पार्टीशन वैल्यूज के केस में डेटा कंपल्सरीली असेंडिंग में होना चाहिए। When observations don't have opposite signs, okay, like this, 2 2 -3, different signs, है ना। ऐसा सिचुएशन हमें नहीं चाहिए, हमें ऑब्जर्वेशंस के सेम साइंस चाहिए, ये उसका मीनिंग है। ओके, केजल, ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट साइंस नहीं चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है। वेट्स आर नथिंग बट इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स, मैंने ये चीज बताई अभी थोड़ी देर पहले, इंपॉर्टेंस। दीज वेट्स कैन बी सीन एज फ्रीक्वेंसीज, ये बताया मैंने तुम लोगों को। 3 10 बार आ रहा है एज कंपेयर टू अदर्स, 3 इज अकरिंग मोर टाइम्स, मतलब मेनी टाइम्स। So that is why we will say that importance of 3 is more. तो ये इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहां से पता चला? बिकॉज ये 10 बार आ रहा है, इस वजह से पता चला। तो ये 10 मतलब क्या बताता है? उसका इंपॉर्टेंस बताता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या बताएगा अपन को? इंपॉर्टेंस बताएगा। अब 2 तरीके के एवरेजेस होते हैं, 2 तरीके के एवरेजेस होते हैं, सिंपल एवरेजेस एंड वेटेड एवरेजेस। सिंपल एवरेजेस एंड वेटेड एवरेजेस। सिंपल एवरेजेस मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, और वेटेड एवरेजेस मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे कि देखो, मैंने समेशन xi अपॉन n लिया था, क्या है ये? सिंपल एवरेज। अगर मैंने समेशन fi xi अपॉन n लिया, क्या है ये? वेटेड एवरेज। क्यों? क्योंकि हम xi के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी देख रहे हैं। ओके, ये क्या हो गया? वेटेड एवरेज। ये क्या हो गया? सिंपल एवरेज। इफ यू आर टेकिंग फ्रीक्वेंसी इनटू कंसिडरेशन देन you have weighted average.
Okay, so when observation don't have simple average is raw data का. हाँ, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है केजल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ डेटा के लिए ही सिंपल एवरेज होगा. सिंपल एवरेज देखो, सपोज इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है. 3 यही लेते हैं ना, इसी को लेते हैं, इसी को लेते हैं. अगर मैंने सिर्फ इसका एवरेज किया, क्या आएगा? 2 + 3 + 4 + 5/4. ये हो गया सिंपल एवरेज. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 का इंपॉर्टेंस देखा ही नहीं, 3 का इंपॉर्टेंस देखा ही नहीं, 4 का इंपॉर्टेंस देखा ही नहीं, 5 का इंपॉर्टेंस देखा ही नहीं. ओके, तो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखना जरूरी है. सो दैट इज व्हाई आई टेक फ्रीक्वेंसीज इनटू कंसिडरेशन. 2 × 5, 3 × 10, 4 × 2 and 5 × 4 upon 2 plus 5 + 10 + 2 + 4. ऐसे. यस, क्या हुआ केजल? स्क्रीन इज विजिबल? प्लीज टेल मी, विजिबल है स्क्रीन? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो यार. Okay, so what I'm saying, if you're taking these numbers, then it is simple average. If you're taking its importance, it is weighted average. Okay, if you're taking its importance, it is what? Weighted average. Understood? Okay, so ऐसा नहीं कि रॉ के लिए यूज होता है, कभी कभी ये ऐसे भी यूज करते हैं. आगे आगे वाला पार्ट जो है शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब मुझे इन लोगों का, मतलब जो नवंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनका मुझे ये पार्ट के लिए अलग से फिर से लेक्चर रखना पड़ा था लास्ट संडे. मतलब मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ओके, कॉन्सेंट्रेट करो राइट फ्रॉम फर्स्ट थिंग. एंड वन मोर थिंग इज शिफ्टिंग एंड स्केलिंग सेंट्रल टेंडेंसी में भी आता है, डिस्पर्शन में भी आता है, कोरिलेशन में भी आता है, और रिग्रेशन में भी आता है. और इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी है वहीं पे क्लियर कर लो, सो दैट बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी. समझ में आई बात? इसके रिलेटेड जो भी है वो यहीं पे सॉर्ट आउट कर लो, सो दैट बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे. ओके, चलो. ओके, सो पहली बात तो शिफ्टिंग क्या है, स्केलिंग क्या है समझते हैं. शिफ्टिंग मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन. इसको कभी कभी अपन चेंज ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं, या फिर इसको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं. स्केलिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन. इसको कभी कभी चेंज ऑफ स्केल भी बोलते हैं. अब ये क्यों किया जाता है? Why do we do this? That is the question. देखो, अभी बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास. Let's say I am having numbers like 1000, 1500, 1750, 1230, ऐसे नंबर्स है मेरे पास, और मुझे इनका मीन फाइंड आउट करना है. ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है. अभी ये तो अपन ने बहुत छोटे लिए, मतलब 4 ही नंबर्स लिए, लेकिन ऐसे मान के चलो, बहुत बड़ा डेटा है और ऐसे कुछ नंबर्स है मेरे पास, और मुझे इनका मीन फाइंड आउट करना है. तो अभी तो चलो ठीक है, 4 नंबर से, इसलिए तुम लोग ऐड करके सीधा उसको डिवाइड बाय 4 कर सकते हो. लेकिन अगर डेटा बढ़ गया, फ्रीक्वेंसीज भी पिक्चर में आई, तो उस केस में उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. ओके, सो इन सच केसेस व्हाट वी डू, वी यूज द शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. Okay, so shifting and scaling basically use किया जाता है to sort out the data, to reduce the data. Okay, shifting and scaling basically use किया जाता है to reduce the data, to make it easy to handle. ठीक है,
तो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग मतलब क्या है? देखो, शिफ्टिंग मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब तुम तुम्हारे डेटा को कन्वीनियंट बनाने के लिए कुछ नंबर, फिक्स नंबर उसमें ऐड करते हो या फिर फिक्स नंबर उससे सब्ट्रैक्ट करते हो। शिफ्टिंग का मीनिंग बता रही हूं मैं। शिफ्टिंग मतलब क्या है? तुम तुम्हारा डेटा कन्वीनियंट बनाने के लिए, टू मेक इट इजी टू हैंडल, we add certain number to fixed number to it or we subtract certain number from it. Okay, so जनरली एडिशन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर एडिशन करेंगे तो डेटा और बड़ा हो जाएगा, है ना, मुझे और डिफिकल्टी हो जाएगी हैंडल करने के लिए। सो आई जनरली डोंट ऐड एनी नंबर, व्हाट आई डू, आई जनरली सब्ट्रैक्ट। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे ये xi था तो मुझे ui मिल गया विच इज नया डेटा xi माइनस 1000। कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं रहता कि यही नंबर लेना है ये नहीं लेना है। ओके, xi माइनस 1000। तो मैंने मुझे क्या करना है, 1000 में से ये, सॉरी xi में से ये 1000 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1000 माइनस 1000 0, 1000 माइनस 1500 माइनस 1000 इज 500। Okay, 1750 minus 1000, it is 750. 1230 upon, sorry, 1230 minus 1000, it is 230. मुझे नया डेटा मिल गया जो छोटा है। एनी डाउट? एनी डाउट नाउ? जाओ आगे। ओके, सो नया डेटा मुझे मिल गया ui। ओके, मुझे मीन किसका फाइंड आउट करना है? xi का। लेकिन मुझे डेटा अभी छोटा करके मिला है तो मैं अभी फिलहाल फोकस करूंगी ui पे। ओके, तो u बार क्या हो गया फिर? व्हाट इज u बार? समेशन ui अपॉन 4। कितना है फिर ये? 500 प्लस 750 प्लस 230 divided by 4, I am getting it as 370। ओके, लेकिन ui तो मेरा ओरिजिनल डेटा है नहीं, मेरा ओरिजिनल डेटा तो xi है। तो ये जो मीन जो लिया हुआ है अपन ने, ये जो मीन आया है अपन का, वो तो गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा। अब ओरिजिनल मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओरिजिनल मीन को फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, इसको ले लो, इसको u बार के टर्म्स में लिखो। u बार इज इक्वल टू x बार माइनस 1000। ओके, ui u बार, xi x बार, 1000 1000। ओके, u बार इज हाउ मच? 370 इक्वल टू x बार माइनस 1000। क्या हुआ ये? 370 प्लस 1000 इज इक्वल टू x बार। सो x बार कितना चाहिए? 1370। सो विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी मतलब नंबर्स भी मेरे छोटे हो गए, कैलकुलेशन भी आसान हो गया और मुझे बड़ा डेटा हैंडल करने के लिए हेल्प भी मिल गई। ओके, अब एक बार वेरीफाई करते, चेक करते कि क्या मुझे आंसर सही मिल रहा है क्या। लेट्स चेक इट आउट। ओके, एक्स बार यहां से फाइंड आउट करते हैं, कितना आता है वो? 1000 प्लस 1500 प्लस 1750 प्लस 1230 divided by 4, same, you will get the same answer। ओके, सो शिफ्टिंग का ये यूज होता है अगर तुम्हारे पास बहुत, मतलब शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों का बेसिकली, अभी फिलहाल शिफ्टिंग देख रहे हैं अपन। सो अगर बहुत बड़ा डेटा तुम्हारे पास है तो तुम उसको क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो इजीली। अदर फॉर्मूला वी एड दैट नंबर वी हैव टेकन। ऐसा मत याद रखो, ऐसे मत याद रखो कि जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसको ऐड करना है, ऐसे मत याद रखो। ऐसे याद रखो कि तुम्हारा जो डेटा है वहां पे जस्ट आई विल हैव टू रिप्लेस ui by u बार एंड xi by x बार। क्यों?
अभी चलो ठीक है, अभी तुम लोग याद रखोगे कि अरे भैया सिर्फ 1000 ऐड करना है, लेकिन जब आगे जाके जब तुम चीजें और पढ़ोगे ना शिफ्टिंग एंड स्केलिंग के केस में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ऐसे मत याद रखो कि यहाँ पे मैंने माइनस किया तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है, ऐसा मत याद रखो। कीप दिस इन माइंड दैट मैंने जो भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है, सेम ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन मीन। ओके, ऐसे याद रखो। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ पे मीडियन के केस में भी सेम चीज होती है। मीडियन के केस में भी सेम चीज होती है। मैं सिर्फ मीन का एग्जांपल नहीं बोल रही हूं, सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं पिक्चर में, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, सभी के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो ये हो गया शिफ्टिंग का। अब आते हैं स्केलिंग पे। स्केलिंग मतलब एक तो तुम सब मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई करना तो फिजिबल है नहीं। क्यों फिजिबल नहीं है? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बिगर नंबर्स। इफ आई मल्टीप्लाई आई विल गेट स्टिल मोर बिगर नंबर्स। आई डोंट वांट दैट, है ना? मुझे छोटे नंबर चाहिए सो दैट आई कैन हैंडल इट प्रॉपर्ली। सो आई डोंट वांट दिस बिगर नंबर्स, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड। ओके, सो देखते हैं फिर। अभी xi है अपने पास, ui लेते हैं। Either you divide it by 100 or divide it by 1000, anything will go. I will divide it by 100. Okay, xi क्या है? 1000, 1500, 1750. I am just explaining you the concept. Yet we haven't reached to the point. What kind of question will come into the exam? उस तक अपन आए नहीं अभी तक, वहां तक अपन पहुंचा नहीं। मैं जस्ट तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अभी, ठीक है? xi by 100, 10, 15, 17.5, 12.3. ओके, सो ये है अपने पास ui। आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। मुझे अभी xi का x बार फाइंड आउट ही नहीं करना है, मुझे u बार फाइंड आउट करना है। सो u बार ऑन 4 कितना आया ये? 10 प्लस 15 प्लस 17 10 प्लस 15 प्लस 17.5 प्लस 12.3 divided by 4 which is equal to 13.7। लेकिन मुझे u बार नहीं चाहिए, मुझे x बार चाहिए। तो क्या करेंगे अपन? इस एक्सप्रेशन को सीधा उठाएंगे, ui की जगह पे u बार, xi की जगह पे x बार अपॉन 100। ओके ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? u बार इज 13.7, x bar is how much? We don't know, upon 100. So how much is this? 1370 is equal to x bar. That is the answer. This is the answer. Any doubt? यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है ना? फिर कोई टेंशन तो नहीं? हमने शिफ्टिंग यूज करके देखा और स्केलिंग भी यूज करके देखा। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग दोनों को यूज करेंगे। जनरली क्वेश्चंस उस पे आते हैं, ठीक है? देखो कितना है अपने पास? 1000, 1750, 1230, fi है अपने पास। fi नहीं, सॉरी, ui लेंगे अपन। ui is xi minus 1000 upon 10।
क्या किया मैंने? शिफ्टिंग भी किया और स्केलिंग भी किया, दोनों किया। ओके, अब मेरा डेटा क्या आएगा? xi minus 1000 upon 10, it's 0. This is what 50. This is what 75. This is what 23. Okay, this is what 23. अब क्या होगा? Yes, what it would be? मुझे u bar फाइंड आउट करना है, मुझे x bar नहीं फाइंड आउट करना. So u bar is what? 0 plus 50 plus 75 plus 23 upon 4 equal to कितना आया फिर ये? 50 plus 75 plus 23 divided by 4. It comes out to be 37. मुझे x बार चाहिए, मुझे u बार नहीं चाहिए. x बार कैसे मिलेगा? यहाँ पे सीधा सीधा ui के जगह पे u बार, xi के जगह पे x बार, 1000 as it is, 10 नीचे आया. ओके, सो u बार हमें पता है 37, x बार हमें पता नहीं, -1000 अपॉन 10, 370 इक्वल टू x बार माइनस 1000. 1000 को इस साइड लेके आए, 1370 इज इक्वल टू x बार. दिस इज योर एक्चुअल x बार. अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? गेटिंग इट और नॉट? यस. तो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का ये फायदा है कि तुम्हें डेटा छोटा करके मिलता है और तुम्हें आंसर भी सही मिल जाता है. Okay, just go through this and then I will move to the actual part which you are going to use the questions, the on what basis the questions are asked. That thing we will see now. Just go through it once. Yes, किसी को कोई डाउट है इसके रिलेटेड? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. जाए फिर आगे अभी. ओके, हाँ, अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सारा प्रोसेस हमने सिर्फ मीन के लिए किया है. सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल फॉर मीडियन ऑल्सो, फॉर मोड ऑल्सो, फॉर पार्टीशन वैल्यूज ऑल्सो. ओके, सेम थिंग. तुम यूआई का क्वार्टाइल फाइंड आउट करो और वो जो एक्सप्रेशन है वहां पे सब्स्टिट्यूट करो. यहाँ पे मैंने बार लिया है ना, वैसे क्वार्टाइल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, मीडियन के लिए भी एप्लीकेबल है. ओके, सो देखो अभी अभी जनरल फॉर्मेट में अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो. ओके, सपोज x is changed as u is equal to ax plus b. X is changed as u is equal to ax plus b. Then measure of central tendency for u is equal to a into measure of central tendency for x plus b. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ u मतलब क्या क्या होगा वहां पे? मीडियन हो सकता है, u का मीडियन हो सकता है, u का पार्टीशन वैल्यू हो सकता है, u का u बार हो सकता है, u का मोड हो सकता है. MCT ऑफ x मतलब क्या हो सकता है? अगेन x का मीडियन हो सकता है, x का पार्टीशन वैल्यू हो सकता है, x बार हो सकता है, x मोड हो सकता है. ओके, दिस इज द वे. चलो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो. सो यहाँ पे क्या हुआ है? चेंज ऑफ स्केल भी हुआ है. देखो ना, चेंज ऑफ स्केल भी हुआ है. मल्टीप्लीकेशन मतलब चेंज ऑफ स्केल एंड एडिशन मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना. एडिशन मतलब शिफ्टिंग. और मैंने बोला था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों शिफ्टिंग में आते हैं, लेकिन हम जनरली ऐसे डेटा ऑपरेशन के लिए सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं क्योंकि हमें डेटा जो है वो छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में एडिशन दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे. ठीक है. So scaling factor and that addition, don't forget that. This is what shifting, this is what scaling. ठीक है.
Question number 1. Two variables x and y are given by y is equal to 2x minus 3. Two variables x and y are given by y is equal to 2x minus 3. Median of x is equal to 20. Median of x is equal to 20. What is median of y? What is median of y? Okay, क्या करेंगे? सिंपल, सब्स्टिट्यूट कर दो x के मीडियन को x की जगह पे, y का मीडियन मिल जाएगा. y का मीडियन इज इक्वल टू 2 into 20 minus 3 is equal to 47. सॉरी 37. तुम लोग बोलोगे इसमें क्या डिफिकल्ट था, इसमें क्यों डाउट्स आ रहे लोगों को? अरे इसमें डाउट्स इसलिए आते हैं क्योंकि बाद में जब सब कुछ मिक्स हो जाता है ना तब प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से डाउट्स आते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. If relationship between two variables u and v is given by 2u plus v plus 7 is equal to 0, am of u is 10. What is am of v? चलो कोशिश करो फास्ट and tell me the answer. ओके, उमेर यू डिडंट गेट इट. बाकी लोगों को इतना है आंसर. यस, ओके चलो, कुछ नहीं करना है तुम लोगों को. एक वेरिएबल का मीन दिया हुआ है, दूसरे वेरिएबल का मीन फाइंड आउट करना है, बस इतना ही तुम लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है. एक वेरिएबल का मीन जो है वो दिया हुआ है, दूसरे वेरिएबल का मीन फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पे u का मीन दिया हुआ है, v का मीन फाइंड आउट करना है. ओके, सो u का मीन कितना है 10, v का मीन हमें फाइंड आउट करना है. 7 is equal to 10, nothing else, just you have to substitute. So ये आया 10 minus 7 minus 20. So v bar is equal to 10 minus 27. So v bar is equal to minus 17. Done. Nothing else. समझ में आया? You just have to substitute. You just have to substitute. जैसे यहाँ पे देखो, मुझे क्या पता था, x and u के बीच का रिलेशन पता था, है ना? यहाँ पे x and u के बीच का रिलेशन पता था और मुझे u बार पता था, x बार फाइंड आउट करना था. तो जो भी रिलेशन मुझे पता है x and u का, उसमें मैंने सिर्फ क्या किया, x बार एंड u बार के वैल्यूज रख दिए. x बार एंड u बार के वैल्यूज रख दिए. That's all. ओके, सो वही करना है हमें. सो जो भी रिलेशन हमें पता है उसमें सिर्फ u बार एंड v बार के वैल्यूज मैंने रख दिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्या है क्वेश्चन नंबर 3? x and y are related by
x minus y is equal to, sorry, x minus y minus 10 is equal to 0. Okay. Mode of x is to be 23. Okay. Mode of y is what? चलो बताओ अभी जल्दी फटाफट. थर्टीन अब समझ में आया? गुड. हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन वाला फंडा जो है वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए एप्लीकेबल है. ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो सिचुएशन है वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए एप्लीकेबल है, डिस्पर्शन के लिए नहीं. सो x का मोड यहाँ पे रख दिया 23 माइनस y का मोड हमें फाइंड आउट करना है. माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो y का मोड इज व्हाट? 13. आई थिंक हाँ, यस 13 करेक्ट है ना. 4, question number 4. Each atom is reduced by 15. AM will what? क्वेश्चन है, देखो उसके लिए मैं क्वेश्चन एग्जांपल 1 लेती हूँ. एग्जांपल देखो, each atom is reduced by 15. Each atom was reduced by 1000 है ना. Each atom was reduced by 1000. तो मेरा जो मीन है आफ्टर रिड्यूसिंग दी ऑब्जर्वेशंस से जो भी सब्ट्रैक्शन हुआ है उसके बाद जो भी मीन मुझे मिलता है वो भी 1000 से कम ही मिलता है. क्या बोला मैंने? इफ ऑब्जर्वेशंस आर रिड्यूस्ड बाय 1000, मीन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 1000. मतलब इसका मीन पूछ रहे वो, नए ऑब्जर्वेशंस का मीन पूछ रहे वो. ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन के मीन से नए ऑब्जर्वेशन का जो मीन है क्या इंपैक्ट होगा उसका? तो नए ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से 1000 से कम है ना. नए ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस के कंपैरिजन में 1000 से कम है. तो यही तो बात है फिर. ओके. सो वही उन्होंने बोला है कि जो ओरिजिनल मीन है उसका उसके कंपैरिजन में नए ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या हो जाएगा. सो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज रिड्यूस्ड बाय 15, एम विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय 15. उस पे भी सेम इंपैक्ट आता है, उस पे भी 1000 लेस का भी, मतलब जो भी तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी का सब्ट्रैक्शन उधर तुम लोगों को मिल जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई बात? ओके. सो डोंट फॉरगेट दिस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Question number 5. Y is equal to 5x minus 20 and x bar is equal to 30. Then y bar is equal to what? चलो बताओ जल्दी. क्या हुआ? हाँ बोलो. सर के लेक्चर का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है यार.
सर के लेक्चर का मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है। जाए फिर आगे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। y is equal to 5x minus 20 ना, so y bar is equal to 5 into x bar minus 20 और x bar कितना है 30, so which is 150 minus 20, it is 130. Okay, जाए फिर आगे। Okay, question number 6. Y is equal to 3x minus 100 and x bar is equal to 50. Y bar बताओ जल्दी। कितना आया? Okay, so y is equal to 3 into 50 minus 100. So y is equal to 150 minus 100. So y is equal to 50. Y bar मतलब sorry, है ना? Y bar. Getting? Okay. चले फिर आगे। Sample MCQ based on theory. Okay. अभी सारे के सारे MCQs नहीं लेंगे अपन, ठीक है, कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। देखो, measures of central tendency for a given set of observations is what? Measures of, क्योंकि पूरा theory है, you will just have to go through it. क्या है measures of central tendency for a given set of observation measures? क्या मेजर करता है वो? क्या मेजर करता है वो? सेंट्रल लोकेशन, है ना। स्कैटर्डनेस का क्या सीन है वो मैं तुम लोगों को अगले टॉपिक में बता दूंगी, डिस्कशन में बता दूंगी, ओके। लेकिन यहाँ पे वो क्या मेजर करता है? सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। While computing the AM from grouped frequency distribution, we assume that, what do we assume? जब भी अपन AM for grouped frequency find out करते हैं, तो अपन क्या assume करते हैं? The classes are of equal length. Is it necessary? H. Classes have equal frequency. All values of class equal to the mid values of that class. Okay, that is important. क्लासेस इक्वल लेंथ के होना कहीं पे भी जरूरी नहीं है, ओके। ये हमारे दिमाग में इम्पैक्ट आया है कि बाबा चलो यहाँ पे 10 का क्लास विड्थ है तो नीचे भी 10 का क्लास विड्थ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम लोग को लास्ट एग्जांपल में भी बताया था 0.5 to 9.5, उसका क्लास विड्थ आता था 9 और बाकी का क्लास विड्थ आता था 10, है ना। तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? चार्ट याद करो, चार्ट। ओपन एंड के लिए एएम जीएम कभी यूजफुल नहीं होता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए क्या यूजफुल होता है? यस, मीडियन यूजफुल होता है, ओके। सो रिमेंबर दीज थिंग्स।
द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट। अभी फिर से सेम चीज हो गई ना, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब फिर से ओपन एंडेड टाइप सी हो गया ये, है ना। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए जो ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल हो, क्योंकि ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में भी तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की प्रॉब्लम होती है ना। सो यस, व्हाट इज दैट? मीडियन ही आएगा फिर से, है ना, मीडियन आएगा फिर से। Which measure of central tendency is considered for finding average rates? Which measure of central tendency is considered for finding average rates? Okay, इसका ना एक क्वेश्चन अपन लेंगे। ये फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में रखो। इसके में तुम लोगों को थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगी, कुछ अलग अलग टाइप के। जैसे अपन ने वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन देखा था, 583.33 वाला क्वेश्चन, है ना, उस तरीके के थोड़े और क्वेश्चंस है, तुम लोगों को वो बताती हूँ, ठीक है, बाद में। Okay, next, quartiles are the values dividing a given set of observations into four parts, four equal parts, है ना। तो eighth का आएगा B. When a firm registers both profit and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? Firm registers both profit and losses. अगर दोनों प्रॉफिट एंड लॉस को रजिस्टर कर रहा है तो यस, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी कंसिडर नहीं कर सकते अपन? Cannot be considered. Any cases? GM. क्यों GM? क्योंकि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगे, और हमने क्या देखा है जीएम में? साइंस अपोजिट नहीं होनी चाहिए। अपोजिट मतलब सारे ऑब्जर्वेशन के साइंस जो है वो सेम होने चाहिए, ये हमने जीएम में देखा है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? जीएम। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो हो गया। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग व्हाट? Quartiles can be determined graphically using what? बोलो जल्दी, तुम्हारी तरफ से आंसर्स आने चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन, क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग व्हाट? अरे अभी देखा अपन ने ये, सच में किसी को नहीं आ रहा है? ग्राफिकली डिसाइड कर सकते हैं अपन क्वार्टाइल्स। करेक्ट, ओजेफ, है ना। आंसर इज व्हाट? ओजेफ। ओजेफ जो है वो हमें हेल्प करते हैं क्वार्टाइल्स ग्राफिकली डिसाइड करने को। प्रोजेक्शन लेते थे ना अपन, यहाँ से ऐसे ऐसे था, ये ऐसे प्रोजेक्शंस लेते थे ना अपन, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ओजेफ। Which of the following measure satisfies a linear relationship between two variables? Satisfies a linear relationship between two variables. जैसे कि ऊपर अपन ने देखा था ना, ये क्या है? ये लीनियर रिलेशनशिप। क्या है ये? लीनियर रिलेशनशिप। क्या है ये? लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप कैसे पता चला? अगर तुम u एंड v का ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर तुम x एंड y का ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर तुम्हें x एंड y का ग्राफ प्लॉट करना है तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। x एंड y का ग्राफ प्लॉट करना है तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से। सो अगर तुम्हें मीडियन सॉरी लीनियर रिलेशनशिप चाहिए तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर ग्राफ वाफ नहीं समझ में आता है तो इतना याद रखो कि y का और x का डिग्री जो है वो 1 है। अपन 10th स्टैंडर्ड में देखते थे ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वहां पे ऐसे ही तो एक्सप्रेशंस आते थे, है ना। 3x + 2y = 5, तो वही तो है, लीनियर ही तो है। ओके, सो यस, which of the following measures of central tendency is based on only 50% of central values? Which of the following measures of central tendency is based on only 50% of central values? Yes, बताओ जल्दी चलो। Which of the following central tendency is based on only 50% of central values? कौन से है?
एक्चुअली सेंट्रल नहीं चाहिए था, सेंट्रल 50% ऑफ सेंट्रल वैल्यूज ऐसा क्वेश्चन नहीं चाहिए था, वो तो फिर क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है एक्चुअली। 11th क्वेश्चन मत करो, ठीक है। वो सेंट्रल वैल्यूज मतलब 50% ऑफ सेंट्रल वैल्यूज मतलब फिर वो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। हाँ, 10th का आंसर ऑल ऑफ दीज, 10th का आंसर ऑल ऑफ दीज। 12th मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस D1 इंटू C अपॉन D1 प्लस D2। L1 D1 इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। D1 को उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन frequencies in modal class and what, okay। अपना फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C, इंटू C मतलब H, तो यहाँ पे C जो है दैट इज H, ओके। सो D1 क्या हो सकता फिर, डिफरेंस बिटवीन frequency of modal class and preceding class। क्यों, कि F1 है ना यहाँ पे। See, D1 is what basically, D1 is FM minus F1, okay। D1 is FM minus F1, so D1 क्या है फिर, डिफरेंस बिटवीन frequency of modal class and preceding class, okay। Question 13, when all observations occur with equal frequency, when all observations occur with equal frequency, dash does not exist। कौन exist नहीं करेगा, mode exist नहीं करेगा। when all observations occur with equal frequency, dash does not exist, mode exist नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि हम डिसाइड ही नहीं कर सकते मोड क्या है ना, वो ज्यादा बार आ रहा है इसलिए वो मतलब डिसाइड नहीं कर सकते, ओके। इसलिए क्योंकि एक ही नंबर है वो ज्यादा बार आ रहा है, तो इसलिए जब भी बहुत ऑब्जर्वेशंस जो है वो इक्वल, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, मोड डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी सब तो कैलकुलेशन से आ जाता है। सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड अनवेटेड एवरेज, ओके। सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड अनवेटेड एवरेज। Each value is considered only once for each value is considered only once for simple average। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये चीज, यहाँ पे 2 3 4 5 एक ही बार कंसिडर किया है, तो ये क्या हो गया, सिंपल एवरेज। So that is each value is considered as many times as it occurs is called weighted average। So 15th का आंसर होगा A and 16th का आंसर होगा B। 17th, the values of all atoms are taken into consideration in the calculation of, कौन बताएगा इसका आंसर, values of all atoms is taken into consideration in the calculation of what, किसके कैलकुलेशन में, सारे वैल्यूज कंसिडर किए करते हैं अपन। Mean, correct, mean is the answer। When distribution is symmetrical, mean, mode, median, what? 18th question, बोलो जल्दी, तुम्हारी तरफ से आंसर आने चाहिए, सब मॉड्यूल में, सब मॉड्यूल में। When the distribution is symmetrical, mean, mode, median are what? Coincide, equal होता है ना वो, symmetrical distribution में mean is equal to mode is equal to median, they are equal, therefore they coincide। In most frequency distributions, it had been observed that the three measures of central tendency, mean, median, mode, obey approximate relation provided
distribution is not very skew. अगर तुम लोगों को याद होगा, हमने मॉडरेटली स्क्यूड के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा था, हमने मॉडरेटली स्क्यूड डेटा के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा था, है ना? तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट रिलेशन, दे ओबे अप्रोक्सीमेट रिलेशन. Okay, so they are talking about moderately skewed data. Less than first quartile, if the frequency is equal to, चलो बोलो जल्दी, क्वेश्चन 20, लेस देन फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा फ्रीक्वेंसी? बोलो बोलो जल्दी बोलो. लेस देन फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलो. बोलो बोलो जल्दी बोलो. Less than first quartile, the frequency is equal to अरे n by 4 है ना? Between second and upper quartile मतलब yes, frequency is equal to second and upper quartile मतलब Q2 and Q3. frequency is equal to क्या होगा? इसका क्या होता है? 2n by 4. इसका क्या होता है? 3n by 4. दोनों के बिटवीन n by 4. ओके, तो इसका आंसर होगा बी. फिफ्थ डेसाइल इज इक्वल टू मतलब D5 इज इक्वल टू मीडियन, है ना? मीडियन. देर आर डैश परसेंटाइल्स. मैंने बोला था 100 नहीं होता इसका आंसर, 99 होता है, क्योंकि रस्सी 100 के 100 पार्ट्स करने के लिए हमें उसको 99 जगह पे कट करना पड़ता है. सो दैट इज 99 परसेंटाइल्स. 20th percentile is equal to what? Second decile. 19th का आंसर बी है. 20th परसेंटाइल मतलब ये क्या हो गया? 20% हो गया, और ये क्या है? 20% ही. डेसाइल ना, डेसाइल मतलब क्या होता है? यस, 10%. यहाँ पे n by 4 पूछ रही है. यस, इसका n by 4 पूछ रही है. बिटवीन बोला है ना उन्होंने, अब सेकेंड क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, उसके बिटवीन बोला है. तो यहाँ पे लेस देन 2n by 4, यहाँ पे लेस देन 3n by 4, तो दोनों के बिटवीन डिफरेंस n by 4. ऐसा बिटवीन पूछा उन्होंने, इसलिए n by 4 आया आंसर. 3n by 4 minus 2n by 4. ओके. 25th percentile is equal to, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रही हूं मैं. 25th परसेंटाइल, यस, 25th परसेंटाइल मतलब यहाँ पे 25% आएंगे, और यस, और यहाँ पे क्वार्टाइल के केस में भी, क्वार्टाइल के केस में क्या होगा? 1 2 3. हियर इट इज Q1 Q2 Q3. 25%, 25% Q1. Okay, next. 7th decile is the abscissa of that point on ogive whose ordinate is. 7th decile is the abscissa of that point on the ogive whose ordinate is. 7th decile, D7. Abscissa मतलब x coordinate, ordinate मतलब y coordinate. Abscissa मतलब x coordinate, ordinate मतलब y coordinate. ओके, सो ये D7 है, और ये क्या हो जाएगा फिर? 7n by 10. ओके, 7n by 10. रैंक ऑफ थर्ड क्वार्टाइल. रैंक मतलब मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, रैंक मतलब क्या होता है? यस, जो अपन फाइंड आउट करते हैं ना, 3n by 4 in case of grouped frequency distribution, then 3n plus 1 by 4 in case of raw data and ungrouped data. तो ये जो एक्सप्रेशन है इनको अपन रैंक बोलते हैं. तो रैंक ऑफ थर्ड क्वार्टाइल इज व्हाट? 3 into n plus 1 by 4. 27th का A आंसर. ओके. Dash is equal to the value corresponding to cumulative frequency 3 into n plus 1 by 4 from the simple frequency distribution.
yes, 28th dash is equal to the value corresponding to cumulative frequency third quartile, 28th का C. ठीक है, ओके चलो 31 का आंसर तुम लोग मुझे बताओगे, चलो फास्ट. So total frequency is what? These are weights. 100 plus 40 plus 16. Okay. So that is what your total frequency. Understood? Yes. Any doubt? आगे बढ़ते फिर अभी. Question 32. The length of the rod is measured by a tape 10 times. You are to estimate the length of rod by averaging these 10 determinations. हाँ मैं जो बोल रही थी ना अपन वो बाद में करेंगे, एवरेज वाला, वो ये क्वेश्चन है. The length of a rod is measured by a tape 10 times. You are to estimate the length of rod by averaging 10 determinations. Yes. कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? क्या कौन से फॉर्मेट का एवरेज यहाँ पे यूज होता है? एम, जीएम, एचएम, विच फॉर्म? नो वन, कोई नहीं बताएगा? क्यों रे? यस. अरे सच में नहीं समझ में आ रहा है. 10 डिटर्मिनेशंस मतलब? यस. 10 determinations मतलब? What do you mean by 10 determinations? देखो रॉड है 10 मीटर की, ठीक है, मतलब अपन ने उसको मेजर किया टेप से. मान के चलो सपोज कोई वे कर, मतलब वेइंग मशीन पे अपन खड़े हैं और हम लोग अपना वेट देख रहे हैं, ठीक है. तो पहले झटके में आया लेट से 45, दूसरे इसमें आया 46, फिर आया 44, फिर आया 45.5, और मुझे क्या करना है? एक्चुअल वेट फाइनलाइज बताना है. मैं क्या करूंगी? मैथमेटिकली व्हाट वी विल डू? वी विल टेक इट्स एवरेज डिवाइडेड बाय 4, है ना? वी विल टेक इट्स एवरेज एंड डिवाइडेड बाय 4, दैट्स ऑल. ठीक है, सो यही तो अपन को करना है. फिर दिस थिंग वी नीड टू डू. तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? रॉड का मेजरमेंट हुआ है 10 बार, और यू आर टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ रॉड बाय एवरेजिंग दिस 10 डिटर्मिनेशंस. तो व्हाट इज सुटेबल फॉर्म ऑफ एवरेज इन दिस केस देन? अरिथमेटिक मीन. नथिंग टू थिंक अबाउट इट, है ना? 10 बार मेजरमेंट्स लिए, मुझे फाइनलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगी? फिर एवरेज करना है मुझे, सीधा सीधा एडिशन बाय नंबर ऑफ observations or determinations. So this is how much, this is what AM, arithmetic mean. So 32 का आंसर आएगा arithmetic mean. 33,
Person purchases 5 rupees worth of eggs from 10 different markets. Person purchases 5 rupees worth of eggs from 10 different markets. You are to find the average of number of eggs per rupee for all markets taken together. What is suitable form of average in this case? Okay, क्या कर रहे हैं वो? Yes, क्या कर रहे हैं वो? Purchases 5 rupee worth of eggs from 10 different markets. 5 रुपए की एग्स वो परचेस कर रहा है, लेकिन मतलब टोटल 5 रुपए का अमाउंट है, लेकिन वो अलग अलग मार्केट से परचेस कर रहा है. ओके, कितने एग्स परचेस किए हमें नहीं पता, कितने एग्स परचेस किए हमें नहीं पता. यस, कैसे करोगे इसको सॉल्व? कैन एनीवन थिंक एंड टेल मी? What kind of average is suitable for this? No one? बोलो बोलो जल्दी बोलो. बोलू मैं? चलो देखते हैं फिर अभी. ठीक है, सो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि एग्स कितने आ रहे हैं. ओके, वी डोंट नो हाउ मेनी एग्स वी आर परचेसिंग. हमें सिर्फ इतना पता है कि 5 रुपए के जो एग्स है, मतलब टोटल एग्स जो अपन बाय कर रहे हैं वो क्या है, 5 रुपीज के हैं. ठीक है, इतना बस हमें पता है. और 10 डिफरेंट मार्केट से वो आ रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्स कितने बाय हो रहे हैं हमें पता है क्या? नहीं पता. ओके, सो 10 मार्केट है, 10 मार्केट में प्राइस भी अलग अलग होगा. P1, P2, P3, P4, P5, 10 मार्केट्स. हर एक मार्केट में प्राइस जो है वो अलग अलग होगा. ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एग्स पर रुपी हमें फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ एग्स पर रुपी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट मार्केट्स का प्राइस. अब मान के चलो पहले मार्केट में प्राइस P1 है, फर्स्ट मार्केट में प्राइस जो है वो P1 है. तो फर्स्ट मार्केट में अगर प्राइस P1 है तो इसमें से कितने एग्स आएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन? हाउ मेनी एग्स आई विल गेट फ्रॉम दिस? कितने एग्स आएंगे यहां से, कोई बता सकता है? कितने एग्स पहले मार्केट में से? प्राइस P1 है मार्केट में. अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा. मतलब हमें क्या ढूंढना है? क्वांटिटी. इतना तो समझ में आया, हमें क्वांटिटी ढूंढने की. एवरेज नंबर ऑफ एग्स कितना आता है. तो यस, क्वांटिटी कैसे मिलेगा? बेसिकली क्वांटिटी मिलेगा मनी स्पेंट अपॉन यूनिट प्राइस.
कैसे मिलेगा क्वांटिटी, ये सब भूल जाओ। क्वांटिटी कैसे मिलेगा, मनी स्पेंट अपॉन यूनिट प्राइस, इज इट राइट? यूनिट प्राइस कैसे मिलेगा मुझे? यूनिट प्राइस तो हर मार्केट में अलग अलग है, यूनिट प्राइस हर मार्केट में अलग अलग है। मनी स्पेंट मुझे पता है कितने रुपीज के परचेस कर रहे हैं अपन, 5 रुपीज के कर रहे हैं, तो मनी स्पेंट तो मुझे पता है 5 रुपए है, ठीक है। लेकिन हर एक मार्केट का प्राइस अलग अलग रहेगा, है ना। हर एक मार्केट का प्राइस जो है वो अलग अलग रहेगा। ओके, सो मान के चलो पहले मार्केट में से कुछ पहले मार्केट में कुछ लेट से प्राइस था 1 रुपया, दूसरे मार्केट में थे 2 रुपए, तीसरे मार्केट में थे 0.5, ऐसा कुछ प्राइस जो है उसका अलग अलग रहेगा। सही बात है ना। सो प्राइस जो है, एक सिंपल तरीका मैं तुम लोगों को बताती हूँ, सिंपल तरीका। देखो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो। जिसका भी एवरेज पूछा है उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है तो इट इज HM, इट इज व्हाट, HM। ओके, सो यहां पे न्यूमरेटर कांस्टेंट है, मनी स्पेंड 5 रुपए पर 5 रुपए ही स्पेंड हो रहा है, एंड यूनिट प्राइस ये वेरी कर रहा है ना, यूनिट प्राइस वेरी कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, HM, ठीक है। सो मान के चलो मैंने x रुपीज के एग्स परचेस किए हैं और Q1 क्वांटिटी के एग्स परचेस किए हैं। फिर मैंने दूसरे मार्केट से x2 रुपीज से कुछ Q2 क्वांटिटी के एग्स परचेस किए। तीसरे मार्केट में मैंने x3 रुपीज के कुछ Q3 क्वांटिटी के एग्स परचेस किए। नेक्स्ट मार्केट में मैंने x4 रुपीज के कुछ Q4 क्वांटिटी के एग्स परचेस किए। तो मेरा जो डिनोमिनेटर है यूनिट प्राइस चाहिए अपन को, सिर्फ प्राइस नहीं चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए। मतलब मान के चलो मेरे पास सपोज लेट से सेकेंड मार्केट में लेट से मैंने पैसे लगाए 2 रुपए के और क्वांटिटी भी बाय की 2 रुपए की, तो एक का प्राइस कितना हो गया, 1 रुपीज। तो यही तो यूनिट प्राइस है ना। मार्केट में पैसा कितना जा रहा है और क्वांटिटी कितना अपन ले रहे हैं, उनका डिवीजन करने के बाद मुझे एक क्वांटिटी का पैसा मिलेगा। मतलब जैसे कि मान के चलो 10 बॉल है और मैंने 100 रुपए लगाए, तो एक बॉल का प्राइस कितना हो गया, 10। वैसे ही है, Q1 एग्स लिए मैंने और X1 लगाए, तो एक का प्राइस कितना है, X1 अपॉन Q1। सो दैट इज यूनिट प्राइस। सो यूनिट प्राइस जो है वो हर एक मार्केट में वेरी करेगा, यूनिट प्राइस जो है वो हर एक मार्केट में वेरी कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द क्वेश्चन ऑफ HM। जब भी न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा, डिनोमिनेटर वेरी करेगा, तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ HM, ठीक है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ HM, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है ना। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ HM। नेक्स्ट, you are given the population of India for courses of 1981 and 1991. You are to find the population of India at the middle of period by averaging the population figures. Assuming the consultant rate of increase of population, what is suitable form of average in this case? What is suitable form of average in this case? You are given the population of India for the courses of 1981 to 1991. You are to find the population of India at middle of the period by averaging these population figures, assuming constant rate of increase of population. And which form of average you will use then? Which form of average you will use? अपन को मिडल ऑफ द पीरियड का फाइंड आउट करना है, एवरेज एम लगाएंगे, अरिथमेटिक मीन, है ना। एज्यूमिंग कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या लगाएंगे अपन, अरिथमेटिक मीन लगाए ना, मिडल ईयर का अपन को चाहिए अरिथमेटिक मीन। ओके, सो ये क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, चलो एक क्वेश्चन और एक लो इसी टाइप का। बाकी के जो थ्योरी क्वेश्चन है वो कर लेना। ओके, कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लो। जस्ट मतलब अगर सपोज तुम्हारा आंसर और मॉड्यूल का आंसर मैच नहीं कर रहा है तो मुझे पूछ लो एंड देन फाइनलाइज दैट आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। एन इन्वेस्टर buys rupees 1200
worth of shares in a company each month during the first 5 months he bought the shares at a price of rupees 10, rupees 12, rupees 15, rupees 20, rupees 24 per share. After 5 months, average price paid, average price paid for the shares in rupees is This is the question. देखो, इन्वेस्टर बाइज ₹1200 वर्थ ऑफ शेयर्स, मतलब टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है इन ईच मंथ बोला है उन्होंने, ओके, इन ए कंपनी ईच मंथ, और ये सब कितने मंथ तक चला? 5 मंथ तक चला, मतलब वो एक्चुअली कितना इन्वेस्ट कर रहा है? इंटू 5, है ना। इन्वेस्टर बाइज ₹1200 वर्थ ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी ईच मंथ, और कितने मंथ्स? 5 मंथ तक, मतलब टोटल इतना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है। He bought shares at a price of ₹10, ₹12, ₹15, ₹20, ₹24 per share. Okay, हमें क्या ढूंढना है? Yes, after 5 months, average price paid. हमें क्या ढूंढना है? Average price paid. तो average price paid मतलब क्या होगा? Total price upon total number of shares. Total price upon total number of shares. Okay, so total price कितना है? 1200 upon into 5, ये total price हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे अपन को? यस, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे अपन को? 1200 उसने 10 रुपए के शेयर में लगाए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए? 120। पहले मंथ में उसने 1200 रुपए लगाए, कौन से शेयर में? जिसका प्राइस है 10 रुपीज। नेक्स्ट मंथ में उसने 1200 रुपए लगाए, कौन से शेयर में? जिसका प्राइस है 12 रुपीज। उसके बाद उसने पैसे लगाए जिसका प्राइस है 15 रुपीज। उसके बाद उसने पैसे लगाए 20 रुपीज। सो इसका मतलब 1200 अपॉन 12, 1200 अपॉन 15, 20। ओके, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। टोटल प्राइस कितना है? 1200 इंटू 5। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1200 अपॉन 10 पहले मंथ में, दूसरे मंथ में 1200 अपॉन 12, तीसरे मंथ में 1200 अपॉन 15, नेक्स्ट मंथ में 1200 अपॉन 20, उसके अगले मंथ में 1200 अपॉन 24। दैट्स ऑल। ये क्या हो गया तुम्हारे? यस, एवरेज प्राइस पेड। इसका कैलकुलेशन करो, यू विल गेट द आंसर। सो कौन सा मीन यहाँ पे इन्वॉल्व है? हु कैन टेल मी व्हिच मीन इज इन्वॉल्व इन दिस केस? हार्मोनिक मीन। व्हिच मीन इज इन्वॉल्व इन दिस केस? इट इज हार्मोनिक। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कहाँ पे क्या यूजफुल है। सो कल के क्लास से अपन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का अगला पार्ट बी। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। ओके, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी अगर न्यू टॉपिक शुरू करना तो थोड़ा सा ये लग रहा मुझे सही नहीं लग रहा है। ओके, देखते हैं कुछ, चलो थोड़े से थ्योरी क्वेश्चंस बाकी है, खत्म कर लेते हैं उतने। ठीक है, 10 मिनट भी बाकी है ना अपने पास। हाँ, पीडीएफ में आज भेज दूंगी। yes, logarithmic GM is dash of logarithm of different values. If you remember, you will come to know logarithm of GM is what?
अभी अगर ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है तो इट इज वेटेड मीन ऑफ लॉगरिथम्स। अगर अनग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है, सॉरी, अगर रॉ क्लासिफिकेशन है तो इट इज सिंपल मीन। सो आंसर इज बोथ फॉर 35th क्वेश्चन। ओके, 33 का आंसर था सी। 36, डैश इज नॉट मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। कौन अफेक्ट नहीं होता? डैश इज नॉट मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। मीन तो सारे अफेक्ट होते हैं, मीडियन अफेक्ट नहीं होता है सिर्फ, है ना। सो यहाँ पे 36 का आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। डैश इज पोजिशनल मेजर। इफ यू रिमेंबर, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में दो क्लासिफिकेशंस दिए थे, मैथमेटिकल मेजर एंड पोजिशनल मेजर। तो यहाँ पे पोजिशनल मेजर कौन सा है? मीडियन। If the same amount is added to or subtracted from all the values, the mean shall increase or decrease by dash amount. If the same amount is added to or subtracted from all the values, the mean shall increase or decrease by dash amount. Same amount. Okay, same amount. उसी amount से mean भी increase decrease होगा. If all the values are multiplied by same quantity, the dash and dash also would be multiple of same quantity. अभी स्टैंडर्ड डेविएशंस और डेविएशंस तुम्हें पता नहीं है, ओके। सो इसका आंसर वैसे तो ना बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का अपन ने देखा था। क्या देखा था? कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो भी तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी अफेक्ट होता है, अगर डिवीजन हो रहा है तो भी तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी अफेक्ट होता है। मतलब बेसिकली तुम शिफ्टिंग करो या स्केलिंग करो, तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो अफेक्ट तो होने वाला है। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज अफेक्टेड बाय बोथ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, है ना। सो यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी वैल्यू को तो तुम्हारा मीन एंड मीडियन दोनों चेंज होगा, मीन एंड मोड दोनों चेंज होगा। मीन ऑफ फर्स्ट n natural number is, mean of first n natural number is ये भी किया है अपन ने पिछले क्लास में। दिस थिंग ऑल्सो वी हैव डन। Yes, n natural numbers 1 2 3 4 5 n natural numbers. ओके, क्या होता है? समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो समेशन एक्स आई क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n अपॉन n। तो ये क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 अपॉन n। ओके, सो व्हाट इज दिस? इट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n. So n plus 1 by 2 is the answer. C option is the answer. Which one is true? AM is equal to assumed mean of, obviously A option होगा, ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं होगा क्योंकि तुम अरिथमेटिक मीन बाकी टर्म्स का ले रहे हो और तुम ज्योमेट्रिक मीन ऐड करके फाइंड आउट कर रहे हो तो नहीं चलेगा। सो ऑप्शन A is the answer for 41. For determination of mode, the class interval should be, determination of mode, class interval should be overlapping. Overlapping मतलब continuous बोलते हैं ना अपन, that is the overlapping. Okay, so class interval should be overlapping, A option. So all these are the answers of your theory questions. So tomorrow onwards we will continue with the next topic, that is part B, measures of dispersion.